गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि एट लोअर प्रेशर एंड एट हायर टेम्परेचर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करता है। नाउ लेट अस सी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो इसमें हम देखते हैं कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस is the sum of partial pressure. This is known as Dalton's law of partial pressure. So देखो हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई तीन गैस हैं जिसका नंबर ऑफ मोल्स μ1 है, μ2 है, μ3 है। चलो हम सिर्फ दो ही गैस ले लेते हैं, μ1 एंड μ2 मोल्स गैस हैं उस गैस के, गैस वन एंड गैस टू का। और हम उसको एक वेसल में रखे हुए हैं। तो जब उस वेसल में रखते हैं तो उस वेसल का वॉल्यूम क्या है, कंसिडर किया गया है वॉल्यूम ऑफ वेसल इज़ V। और उस वेसल को हमने टेम्परेचर T1 और T2 पर रखा हुआ है। सो इस केस में क्या होगा कि जब किसी एक गैस को हम उस वेसल में रखते हैं तो उसका जो प्रेशर, उस पर जो प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और जो उसका जो वॉल्यूम के कारण टेम्परेचर T पर और प्रेशर P पर जितना वॉल्यूम है वेसल का उसको कैप्चर करेगा। और उस वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण जितना उस पर प्रेशर अप्लाई होगा दैट इज़ पार्शियल प्रेशर। जब उसमें हम गैस टू को भी रख देते हैं तो वो भी वही कंडीशन फॉलो करेगा, पूरे वॉल्यूम को कैप्चर करेगा, टेम्परेचर T और प्रेशर P पर जब उस पर रखेंगे तो उस पर भी कुछ पार्शियल प्रेशर P2 अप्लाई होगा। सो दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर फॉर द गैस टू। यहाँ से हम देखेंगे कि अगर दोनों मिक्सचर को हम उस वेसल पर रखते हैं, हम दोनों मिक्सचर को उस वेसल पर रखे हुए हैं, तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन क्या होगा, PV इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 इंटू RT। मैंने यहाँ पर μ3 भी ले लिया है। अब जितने भी गैसेस लेंगे विथ नंबर ऑफ मोल्स μ1 μ2 μ3 उसका सम हो जाएगा। सो PV इज इक्वल टू μ1 RT प्लस μ2 RT प्लस μ3 RT। यहाँ से हम फर्दर उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू उस वेसल में जितने भी गैसेस हैं उसका जो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 RT प्लस RT अपॉन में V प्लस μ2 RT अपॉन V। इस तरीके से जितने भी गैसेस होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर का सम हो जाएगा। सो जहाँ पर हम देखेंगे कि P1 इज इक्वल टू, जहाँ पर गैस वन का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, μ1 इज इक्वल टू, यहाँ पर गैस वन का जो पार्शियल प्रेशर है μ1 इंटू R इंटू T अपॉन V। दिस इज पार्शियल प्रेशर फॉर गैस वन। एंड सिमिलरली P2, यहाँ पर जो P2 है दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर फॉर द गैस टू। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से हम देखेंगे कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर है दैट इज P इज इक्वल टू μ1 RT अपॉन V प्लस μ2 RT अपॉन V। इस तरीके से जितने भी गैसेस होंगे उसमें ऐड होते जाएंगे। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। जितने भी गैस उसमें कंपोज्ड होंगे उस वेसल में पुट करेंगे विथ नंबर ऑफ मोल्स μ1 μ2, उसका टोटल सम, जो उसका पार्शियल प्रेशर का जो टोटल सम होगा वो उसके टोटल प्रेशर पर, उस वेसल पर जितना प्रेशर अप्लाई होगा उसके वॉल्स पर वो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल प्रेशर हो जाएगा। सो दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि वेसल में जितने भी गैस रखेंगे उतने उस गैस का सेपरेटली जो पार्शियल प्रेशर लगेगा वो, तो वो टोटल सम उन सभी पार्शियल प्रेशर का, सभी गैस का पार्शियल प्रेशर का सम उसके टोटल सम के बराबर होगा। वो टोटल प्रेशर उस वेसल के वॉल्स में जितना लगेंगे वो टोटल पार्शियल प्रेशर का सम होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। आज का जो टॉपिक है हमने एक शॉर्ट टॉपिक्स को लिए हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R PV इज इक्वल टू RT, हम जो NRT या μRT हम जो रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें
आर गैस कांस्टेंट होता था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इट इज़ द वर्क डन बाई अ गैस और ऑन अ गैस। जब वर्क डन होता है या तो ऑन द गैस होता है और बाय द गैस होता है। तो यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस आर का क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ वर्क डन बाई अ गैस और ऑन अ गैस पर मोल पर केल्विन। ये कैसे है यहाँ पर देखते हैं। अगर हम 1 मोल के लिए लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी होगा, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। एंड फॉर म्यू मोल ऑफ परफेक्ट गैस, म्यू मोल के लिए क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये हो जाएगा। सो आर विल बी पी वी अपॉन म्यू टी। तो यहाँ से आर की वैल्यू प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। सो एसआई यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल जो फोर्स अपॉन एरिया, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर दिस विल बी द न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2 एंड वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम मीटर क्यूब। एंड नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, एन होता है। एंड टेम्परेचर इट इज़ केल्विन। सो व्हाट विल बी द SI unit, because it is a Newton meter per Kelvin per number of moles. So Newton meter will be the unit of work done, because Newton is force and meter is distance. Force into displacement या force into distance will be the unit of work done. So work done joule. So joule mole inverse Kelvin inverse, joule mole inverse Kelvin inverse will be the SI unit of real gas constant या gas constant R, which is work done per mole per Kelvin. Now न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर देखते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्ड हम जो लेते हैं 273 केल्विन, प्रेशर 0.76 एम ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी या मीटर ऑफ एच जी या सेंटीमीटर ऑफ एच जी लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी मीन्स 9.8 विल बी द 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। सो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि V इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट विल बी द 22.4 लीटर, और ये स्टैंडर्ड है। सो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी द 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। हमने इसको वॉल्यूम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर के यूनिट में, मीटर क्यूब के यूनिट में। सो आर विल बी द वैल्यू पुट किए, यहाँ से आर इज इक्वल टू आएगा 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर हम इसको कैलोरी में चेंज करते हैं, कैलोरी में जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। सो आर इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स विल बी द value of R in calorie, and 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse will be the value of R in joule. Now एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A gas is filled in a cylinder, its temperature is increased by 20%. एक सिलेंडर में गैस फिल्ड है, जब उसके टेम्परेचर को 20% इंक्रीज किया जाता है, एंड वॉल्यूम इज रेड्यूस्ड बाय 10%, और उसके वॉल्यूम को 10% डिक्रीज किया जाता है। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ गैस हैज़ टू लीक फॉर प्रेशर टू रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स वहाँ से कितना परसेंट गैस वहाँ से निकलेगा ताकि उसका प्रेशर क्या हो, मेंटेन रहे, मीन्स प्रेशर में कोई चेंज ना आए, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके प्रेशर में कुछ चेंज आएगा।
लेकिन प्रेशर कुछ चेंज ना हो करके हम क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ परसेंटेज गैस को वहाँ से लीकेज कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, वहाँ से लीक होके निकल रहा है वो। सो फॉर कांस्टेंट प्रेशर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टी। ये कैसे आया नीचे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मान लेते हैं इनिशियली टी था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये है टी है, और विथ जब इंक्रीज होके कितना चेंज हो जाएगा टी डेस, तो टी डेस विल बी टी प्लस, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है तो जो इनिशियल प्रेशर है टी है प्लस उसमें 20% उसका इंक्रीज कर देंगे, तो 20% विल बी 20/100 इंटू टी। सो यहाँ से 120 टी अपॉन 100 हो जाएगा। दिस विल बी टी डैश इज इक्वल टू 6.5 टी। सो यहाँ से और वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है 10%, सो वी डेस विल बी, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वी डेस विल बी, फाइनल वॉल्यूम वी डेस विल बी वी माइनस 10%, वी का 10%, तो 10/100 इंटू वी, सो दिस विल बी 90/100 वी, 9/10 वी। नाउ हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया है मैंने, दिस विल बी द कांस्टेंट प्रेशर। फॉर कांस्टेंट प्रेशर, इसको आप करेक्शन कर लेंगे, दिस इज़ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला कंडीशन आएगा। सो यहाँ से हम देखते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए प्रेशर कांस्टेंट है एंड आर इज कांस्टेंट, सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टी। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टी। सो इनिशियली वी इज इक्वल टू म्यू टी होगा, इनिशियली हम वॉल्यूम वी लिए हैं और टेम्परेचर टी लिए हैं, सो दिस विल बी द रिलेशन एट इनिशियल कंडीशन। और जब हम चेंज करते हैं वॉल्यूम को 10% डिक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को 20% इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर आया था उसको पुट करेंगे तो ये वाला रिलेशन आएगा। उसके बाद इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ से हमको जो रिलेशन मिलेगा म्यू डैश, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे, क्योंकि कुछ अमाउंट में लीकेज हो रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जितने बचे हैं उसको हमने म्यू डैश लिया है। सो 9/10 वी इज इक्वल टू म्यू डैश 6t/5। यहाँ से इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, ये हमारा स्टेट 1 के लिए है, इनिशियली स्टेट के लिए, दिस विल बी द फॉर इनिशियल स्टेट। एंड उसके बाद जब स्टेट चेंज हुआ उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने चेंज किया तो ये वाला हमको रिलेशन मिलेगा। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशो निकाल दिया, सो यहाँ से हमको म्यू डेस अपॉन म्यू इंटू 6.5 इज इक्वल टू 9/10, ये वाला रिलेशन मिलेगा। और इस रिलेशन से हमको क्या मिल गया, म्यू डैश अपॉन म्यू इज इक्वल टू 3/4। सो परसेंटेज ऑफ गैस लीक्ड विल बी म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा, म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू, ये हो जाएगा। सो यहाँ से 4 माइनस 3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। सो 25% गैस को हमको उस सिलेंडर से निकालना पड़ेगा टू मेंटेन द प्रेशर। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके बारे में हमको थ्योरेटिकल ये है, अजम्पशन है, काइनेटिक थ्योरी में गैस के प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किया गया था जो कुछ हद तक सही था। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट ये क्या क्या अजम्पशंस थे, लेट अस सी। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, सभी जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं रिगार्ड्स देयर शेप एंड मास, इसके शेप और मास के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। A given amount of gas is a collection of large number of molecule that are in random motion। मीन्स हमारे पास कुछ amount of gas है, अगर हम कोई वेसल्स में कुछ वॉल्यूम में गैस कंटेन करते हैं
सो दिस गैस कंटेन और दिस गैस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल के कलेक्शंस होते हैं, अनकाउंटेबल बोल सकते हैं इसको, उतने सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसका उसमें कलेक्ट होते हैं। द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतना स्मॉल होते हैं कि द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस compared to the intermolecular distance, so the volume occupied by the molecule is negligible as compared to the volume of the gas। मतलब वॉल्यूम, अगर गैस एक छोटा सा वॉल्यूम भी लेते हैं हम गैस का, किसी वेसल में अगर हम वॉल्यूम जिसमें गैस कंटेन करता हो उसका वॉल्यूम का कंपैरिजन अगर मॉलिक्यूल के वो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल क्या है बहुत स्मॉल है, तो उन सभी मॉलिक्यूल के टोटल वॉल्यूम को कंपैरिजन करेंगे कि वो जितने एरिया में या जितने वॉल्यूम में वो कंपोज्ड है, तो उससे बहुत कम ही वॉल्यूम होता है। मतलब मान लेते हैं कि एक वेसल में टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कोई किसी एक वेसल में टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, और उस जो जितने वॉल्यूम में वो गैस कंटेन करता है, अगर हम उस वेसल का वॉल्यूम मेज़र करते हैं और उसके बाद उस 100 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मेज़र करेंगे, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर रैंडमली मोशन करते हैं कि वो अपने वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम कैप्चर करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। सो जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है वही बोल रहा है कि उसके मॉलिक्यूल्स का टोटल जो वॉल्यूम होगा वो जितना ऑक्यूपाई करता है, वो टोटल वॉल्यूम जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा उसके वॉल्यूम से बहुत कम होगा। सेकंड फोर्थ पॉइंट इज दे मूव्स विद द ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दे ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये अगर वेसल्स में है तो वेसल्स में अगर हम 3 डायमेंशनल देखें तो 3 डायमेंशनल में वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, इसका किसी चारों डायरेक्शन में या 3 कोऑर्डिनेट्स के किसी भी डायरेक्शन में ये क्या हो सकता है, ये मोशन कर सकता है। द गैस मॉलिक्यूल बिहेव एज रिजिड इलास्टिक एंड स्मूथ स्पीयर। सो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बिहेव एज अ रिजिड एंड इलास्टिक एंड स्मूथ स्पीयर, मतलब हार्ड एक बोल सकते हैं कि टोटली हार्ड है और इलास्टिक भी है, एंड विथ स्मूथ स्पेयर, मतलब टोटली स्लिपरी स्पेयर, उसका जो जो उसका जो सरफेस एरिया है वो स्मूथ है। नाउ द मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं और जिस कंटेनर में रखे हैं, जिस वेसल में रखे हैं, उसके वॉल से भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और ये जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इलास्टिक है, मतलब टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है कि उसमें टोटल एनर्जी और टोटल टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। नाउ नेक्स्ट इज द मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द गैस। मोलिकुलर डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, पूरा जो वेसल में जितने गैस रखेंगे उसमें हर एक एक पार्ट में उसका जो डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, चाहे वो कोलिजन हो या कोलिजन के बाद हो या कोलिजन करते टाइम हो, मॉलिक्यूलर की डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो कोलिजन के जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो उन दो कोलिजन्स के बीच में, मीन्स दो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या करेंगे, मूव करेंगे। और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। जो दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर एक मॉलिक्यूल
मोशन कर रहा है और मोशन करते करते एक किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बाद तीसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बीच में, दूसरे मॉलिक्यूल और तीसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बीच में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज नोन एज फ्री पाथ। एंड एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, अगर वो इसी तरीके से 5 से 7 या 10 मॉलिक्यूल से लगातार टकरा रहा है और उन सभी सक्सेसिव जो कोलिजन हो रहा है उनके बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मीन मतलब एवरेज, एवरेज फ्री पाथ कहलाता है। द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। बस ये होगा कि कोलिजन होगा तो कोलिजन के कारण, टकराने के कारण अगर एक दूसरे को डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो क्या करते हैं मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो होगा, लेकिन अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। सो मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो रहा है मीन्स कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, तो उस गैस में जितने भी एनर्जी एक्वायर्ड होता है या इंटरनल एनर्जी जितना होता है, ऑल दीज आर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज द कोलिजन आर इंस्टेंटेनस, मतलब कोलिजन एक बोल सकते हैं कि एक क्षणिक घटना बोल सकते हैं जिसको, मतलब तुरंत जो एक दूसरे से टकराता है और तुरंत दूर दूर चला जाता है। मीन्स किसी एक टाइम के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए या टाइम लिमिट के लिए कुछ वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से रुके नहीं रहेंगे, तुरंत टकराएंगे फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। द टाइम स्पेंड बाई अ मॉलिक्यूल इन अ कोलिजन इज़ वेरी स्मॉल, मीन्स कोलिजन करने का जो टाइमिंग है दो मॉलिक्यूल्स का बहुत कम होता है एज कंपेयर टू टाइम इलैप्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। अगर एक कोलिजन होने के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट फिर कोलिजन करेगा, मीन्स जो कोलिजन का प्रोसेस होता है उसका टाइम टेकिंग इतना कम होता है कि वो दूसरे कोलिजन, एक कोलिजन करने के बाद दूसरा कोलिजन करने के लिए जाता है, जितना टाइम दूसरे कोलिजन करने के बीच में गैपिंग होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। सो दीज आर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जितने भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दीज ऑल आर द एजम्पशंस, नॉट कम्प्लीटली ट्रू। ये एजम्स किया गया है, एजम्पशन किया गया है, इसको मैथमेटिकली और इसके और जो मैथमेटिकली जो एक्सप्लेन किया जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दीज आर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions of the kinetic theory of gases, not is it is not completely true. So that's all for today's online class. Keep studying. Thank you one and all.